नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है दीपक मीना। जैसा कि आपको पता है, हम मनोविज्ञान की एक सीरीज चला रहे थे। कल की वीडियो कट हो जाने के कारण कंप्लीट नहीं बन पाई थी, तो कल के जो कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए थे आज मैं आपको उनको कवर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भाषण या स्पीच की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कि भाई भाषण या स्पीच की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मैं पहले आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है फोनीम। फोनीम फोनीम का अर्थ होता है कि भाई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि या कहें तो बात करें तो साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को क्या कहा जाता है। ध्वनि की सबसे जो छोटी यूनिट रहती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है फोनीम। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे आप कह सकते हो का, च, ट, प, प। ये क्या है बेटा, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इनका अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता और इसी को कहा जाता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अगर आप बात करें कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई क, च, ट, प, म ये सब होती है, अब ध्वनि की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन की अगर बात करें तो इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं फोनीम से जुड़ा शब्द रहेगा और उसको कहा जाएगा फोनोलॉजी। क्या कहा जाएगा बेटा, फोनोलॉजी। अब आपको भी मालूम है कि जो लोगस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है, फोनोलॉजी कहा जाता है। अगर वहीं मैं बात करूं, आपको एक वर्ड और आता है जिसको कहा जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन का मतलब होता है अर्थ की सबसे छोटी इकाई। अर्थ की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। सबसे छोटी इकाई कि भाई अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती क्या है। तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा, शब्द होते हैं। आप भी जानते हो कि प्रत्येक शब्द का अपने आप में स्वतंत्र मतलब है। जैसे कि कमल, ये फोनीम से मिलकर बना है। इसमें 3 फोनीम का यूज किया गया है, क, म, ल। अगर फोनीम को मिक्स कर दिया जाए एक क्रमबद्ध तरीके से, एक ग्रामेटिकल फॉर्म में अगर फोनीम को व्यवस्थित करके लिखा जाए तो एक अर्थ की सबसे छोटी इकाई बनती है और उसी को कहा जाता है मॉर्फिन। और अगर अर्थ की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, कि अर्थ की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या बोला जाएगा बेटा, तो उसको कहा जाएगा मॉर्फोलॉजी। क्या बोला जाएगा, उसको कहा जाएगा बेटा आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अर्थ की या अर्थ की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को कहा जाएगा मॉर्फोलॉजी। तो क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ था, एक बार आप देखो क्वेश्चंस में क्या था कि भाषण या स्पीच की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओवरऑल फोनीम के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। तो फोनीम के अध्ययन को क्या मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा, नहीं, ये तो गलत है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मॉर्फिन का अध्ययन को या फिर अर्थ के अध्ययन को क्या बोला जाता है, द स्टडी ऑफ मीनिंग्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फिन मतलब होता है अर्थ की सबसे छोटी इकाई, या इसको कह सकते हैं आप शब्द। वहीं बात करें फोनीम, फोनीम का मतलब होता है बेटा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी आपकी फोनीम। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को कहा जाता है फोनोलॉजी। तो आपका 4th नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। देखो, इरिक्सन के अनुसार यदि खालिस्तान या फिर ब्लैंक स्पेस स्थापित नहीं होता तो भूमि का भ्रम हो जाता है। आपको भी पता है कि इसमें एक थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम है आपका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एरिक इरिक्सन। और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में बेटा 8 स्टेज है। 8 स्टेज में जो 4th नंबर की स्टेज है जिसको कहा जाएगा आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन्स। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन्स आती है बेटा आपकी 12 से 18 के बीच में, और इस समय को आप कहा जाएगा कौन सा, किशोर अवस्था का समय। तो इसमें क्या रहता है, बच्चे को या तो अपनी आइडेंटिटी फ्रेम करनी होती है सोसाइटी में, नहीं अगर वो अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाया समाज में तो खुद की भूमिका के भ्रम में रह जाएगा या खुद के रोल को कंफ्यूज कर लेगा कि भाई मेरा समाज में काम क्या है। तो इस प्रकार ये 4th नंबर की स्टेज है और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एक बार प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है कि इरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता तो भूमि का भ्रम आ जाएगा। तो क्या स्थापित नहीं होगा तो भूमि का भ्रम आ जाएगा, इंटीमेसी नहीं, ये क्वेश्चन तो एकदम मैंने आपको पढ़ाया नहीं। पहल, परिश्रम, पहचान, तो पहचान अगर आप स्थापित नहीं कर पाए, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाए तो खुद के रोल्स को कंफ्यूज कर पा जाओगे, और यही इरिक्सन की थ्योरी का कहना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हु इज द डेवलप्ड, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को किसने विकसित किया था। देखो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि संज्ञान का विकास मतलब, संज्ञान का मतलब होता है दिमाग से की जाने वाले एक्टिविटीज।
जैसे कि सोचना, क्वेश्चन सोल्व करना, समस्या को समाधान करना, चिंतन करना, ये सब कैसी एक्टिविटीज है, कल्पना करना, परसेप्शंस, ये सब कैसी चीजें हैं, ये संज्ञानात्मक चीजें हैं। कि भाई दिमाग के विकास में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्या बेटा, जिनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चे के संज्ञान के विकास में, या बात करें तो बच्चे के दिमाग के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ मैं क्लियर बता देता हूँ, बच्चे के संज्ञान के विकास में, संज्ञान का मतलब रहेगा बेटा आपका मेंटल या फिर मस्तिष्क के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने समाज को, इन्होंने बेटा किसको, इन्होंने समाज की भूमिका को प्रमुख माना। इन्होंने समाज प्लस संस्कृति, इन्होंने कहा कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में या संज्ञान के विकास में इन तीन चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने इन तीन तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण माना बच्चे के संज्ञान के विकास में, कि बच्चे का जो संज्ञान का विकास होता है उसमें बच्चे के समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है बेटा, बच्चे के समाज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के संज्ञान के विकास में उसकी सोसाइटी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये इस प्रकार का कहना किसका था, तो इस प्रकार का कहना था आपके लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे के संज्ञान के विकास में या दिमाग के विकास में संस्कृति का, समाज का और भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसी वजह से इनके सिद्धांत का नाम क्या है बेटा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक, इस वजह से इनके सिद्धांत का नाम पड़ा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ओवरऑल इन्होंने माना था कि बच्चे के जो दिमाग का विकास होता है, मेंटल या फिर मेंटल एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बच्चे का सोचना, रीजनिंग, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, दीज ऑल आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी एंड द कल्चर ऑफ देयर चिल्ड्रन। कि बच्चे की समाज से और बच्चे की संस्कृति से और बच्चे की लैंग्वेज से, ये तीन कंपोनेंट जो है वो बच्चे के संज्ञान के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कि बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है वहां पे जब बच्चा जिस भाषा के माध्यम से इंटरेक्शंस करता है, तो वो इंटरेक्शंस जो रहता है बच्चे के दिमाग के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इसी चीज को कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अर्थात बच्चा जो है बच्चे के दिमाग के विकास में, उसके संज्ञान के विकास में उसकी सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब एक बार आप क्वेश्चंस को देखिएगा, क्या कहता है प्रश्न आपका, कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सामाजिक मतलब समाज और सांस्कृतिक मतलब जिस परिवेश में आप रहते हो उसको कहा जाएगा संस्कृति। दृष्टिकोण किसने विकसित किया, क्या ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा विकसित किया गया था या फिर ये कोल्ब के द्वारा विकसित किया गया था, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका कौन सा, D4 लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने आपकी एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल दिया था बजाय कि सोसाइटी और संस्कृति और भाषा की अपेक्षा। वहीं बात करें लेव वाइगोत्स्की ने समाज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना था बच्चे के कॉग्निशंस के डेवलपमेंट में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से देखिएगा। What type of intelligence is involved in overall success in living? ओवरऑल सक्सेस इन लिविंग, लिविंग का मतलब होता है कि आपकी जो दैनिक जीवन है उसके सक्सेस में आप अपने दैनिक जीवन को ठीक प्रकार से जी पाओ, आपके जो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उनको ठीक प्रकार से डील कर पाओ। तो उन समस्याओं को डील करने के लिए आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस होना चाहिए, वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व रहती है कि आपकी डेली समस्याओं के ओवरऑल सक्सेस इन लिविंग का मतलब रहेगा कि आपकी दैनिक जीवन में जो आने वाली प्रॉब्लम है, आप जहाँ जो आप जीवन जी रहे हो उसमें जो समस्याएं आती है, आपके रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास कौन सी इंटेलिजेंसी होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा चार ऑप्शंस आपके पास में स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन या लिविंग की बात करें, रहन सहन या लिविंग में समग्र सफलता किस प्रकार की बुद्धि में शामिल होती है, कि ओवरऑल आपका रहन सहन डेवलप्ड हो जाए तो कौन सा इस चारों में से सही ऑप्शन रहेगा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी, जनरल इंटेलिजेंसी या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। चलिए मैं आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। एक थ्योरी है जिसका नाम है बेटा आपका कौन सा, त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत को मैं काफी ज्यादा डिटेल्ड में भी पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके बुद्धि वाले चैप्टर्स में इसको देख सकते हो। त्रिचापीय, त्रिचापीय, यहाँ इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये लिखा हुआ है बेटा क्या आपका
त्रिचापीय, त्रिचापीय का मतलब होगा ट्रीआर्किक, ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। इस सिद्धांत की बात करें तो बेटा इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके कौन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है बेटा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये इंफॉर्मेशंस प्रोसीजर बेस्ड सिद्धांत है। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है। यह सूचना प्रसंस्करण पर आधारित सिद्धांत है। ओवरऑल ये बुद्धि को, सूचना को प्रोसीजर करने वाली एक मशीन्स के तौर पे देखते हैं, ना कि एक एबिलिटीज के समुच्चय के तौर पर। जैसे कि बुद्धि के और थ्योरीज भी बुद्धि को किसके तौर पे बताते हैं बेटा, एक समुच्चय के तौर पे या एबिलिटीज का एक समूह के तौर पे बताते हैं। वहीं रॉबर्ट जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, ये बुद्धि को एक समुच्चय के रूप में ना बताकर इंफॉर्मेशंस को प्रोसीजर करने वाली एक मैकेनिक्स के तौर पर, मैकेनिज्म के तौर पर देखती है। तो इन जो त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत है, इसमें बेसिकली बुद्धि को 3 प्रकार की भागों में बांटा। इनकी एक किताब भी है स्टर्नबर्ग की जिनका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। इनकी बुकों का नाम भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है बेटा, बियॉन्ड आईक्यू। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि की बात करी। पहली जो बुद्धि रहेगी, मैं आपको तीनों बुद्धि को ठीक प्रकार से बताऊंगा। पहला जो बुद्धिमत्ता का भाग रहेगा उसे कहा जाएगा बेटा आपका कौन सा, उसको कहा जाएगा एनालिटिकल। इसको थोड़ा बेटा इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। एनालिटिकल, या इसका एक नाम और भी है जिसको कहा जाएगा कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंशियल। वहीं अगर दूसरी बुद्धिमत्ता की बात करें तो दूसरी बुद्धिमत्ता आपके पास इन्होंने बताई क्रिएटिव, या एक नाम और इसका आप याद रख सकते हो जिसको आप बोलोगे एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल। याद रखना यहाँ पे अनुभव जन्य है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव होना, और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। यहाँ पे आप काफी ज्यादा मिस्टेक करते हो, उस पे स्टार बना लो। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा, एक्सपीरियंस लिखा है। वहीं अगर मैं 3rd नंबर की इंटेलिजेंस की बात करूं तो उसका नाम रहेगा बेटा आपकी कौन सी, प्रैक्टिकल बुद्धिमत्ता। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, या जिसका इसका एक नाम और आ जाएगा जिसको आप बोलोगे कॉन्टेक्चुअल। इसका एक नाम और आपको याद रखना जिसको कहोगे आप कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है संदर्भिक बुद्धिमत्ता। तो देखते हैं क्या होता है। एनालिटिकल बुद्धि का मतलब रहेगा कि आप जब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व, उसको एनालाइज करके कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में तोड़ के आप जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, उसी को कहा जाता है एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। और ये जो बुद्धिमत्ता है ये स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाई जाएगी बेटा। आपके स्टूडेंट्स में जो एनालिटिकल इंटेलिजेंसी रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें तो इनको वर्ड स्मार्ट भी कहा जाता है। याद रखना इनको क्या कहा जाएगा, इनको वर्ड स्मार्ट भी बेटा बोला जाता है। वहीं अगर मैं दूसरी बुद्धिमत्ता की बात करूं, क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल, इसमें व्यक्ति प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेगा, अपने पुराने अनुभव के आधार पर। अगर व्यक्ति अपने पुराने अनुभव के आधार पर किसी नई प्रॉब्लम को सोल्व करता है, किसी नई समस्या का समाधान करता है, याद रखना एज इट इज याद रख लेना कि अगर कोई व्यक्ति पुराने अनुभव, उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर, पास्ट की सीखी हुई चीजों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति किसी नई या नोवल प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा तो उसके पास रहेगी आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, या कहें तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी। वहीं अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल बुद्धिमत्ता होती क्या है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, कॉन्टेक्चुअल को कहा जाता है सांदर्भिक बुद्धिमत्ता। तो प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल बुद्धिमत्ता का मतलब रहेगा कि आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है बेटा, आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है ना, जहां आप रहते हो वहां बहुत सारी समस्याएं रहती है। आपकी डेली लाइफ को प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, या जैसे कहा जाता है कि यार आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हो कि आप कम रिसोर्स में भी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हो, उसी को कहा जाता है प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी। इन व्यक्तियों को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है, इग्नोर मत करना इसको, स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाएगा क्योंकि ये गलियों से रिलेटेड इंटेलिजेंसी है। तो इस प्रकार आपका त्रिचापीय बुद्धि का पूरा सिद्धांत खत्म होता है। पहला एनालिटिकल, जिसमें आप प्रॉब्लम को सोल्व करोगे उसको तोड़ तोड़ के। वहीं बात करें क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल में, आप पुराने एक्सपीरियंसेस या ओल्ड एक्सपीरियंसेस के आधार पर किसी नोवल या नई समस्या को समाधान करते हो। वहीं अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी की, तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में आप आपके डेली जीवन या दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करते हो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चंस को आप ठीक प्रकार से हल कर पाओगे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन बुद्धि में, रहन सहन या लिविंग का मतलब होता है डेली लाइफ से रिलेटेड, में किस प्रकार की बुद्धि शामिल है, तो लॉजिकल मैथमेटिकल्स की बात तो इन्होंने की ही नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी बुद्धिमत्ता
कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंट का मतलब होगा, कॉम्पोनेंट मतलब संगठक बुद्धि। जब आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान उस प्रॉब्लम में उस क्वेश्चंस को छोटे छोटे भागों में तोड़कर करते हो तो वहां पे आपका कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंसी शामिल होती है। वहीं अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंसी की बात नहीं की, स्टर्न वर्ग का इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, या इसका एक नाम और याद रख लेना बेटा जिसको कहा जाएगा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करूंगा कि आपको ये सेशन काफी पसंद आ रहा होगा। इन सब चीजों को आप नोट डाउन करते चलो, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है। किसी व्यक्ति के जैविक विकास में, जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जैविक विकास मतलब होता है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कुछ चीजें व्यक्ति के अंतर्गत ऐसी होती है जो उसकी बायोलॉजी से डेवलप्ड होती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं बात करूं कि बच्चा चलना सीखता है, तो चलना सीखने के लिए बच्चे को कुछ चीजें सीखना पड़ती है क्या, या वो देख देख कर चलना सीखता है, या किसी से सुन सुन के चलना सीखता है? ऐसा तो नहीं होगा। बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली चलना सीख जाएगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है उसे आप बायोलॉजी से या जैविक विकास से कनेक्ट कर पाते हो। जैसे व्यक्ति में जैसे चलना सीखना, इसके अलावा व्यक्ति में कुछ रिफ्लेक्सेस आते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत कुछ प्रतिवर्त क्रियाएं आती है। प्रतिवर्त क्रिया जैसे कि अगर आपने आग के ऊपर हाथ किया तो आप अपने हाथ को अपने आप खींच लोगे, ये कैसी क्रिया है? ये एक प्रतिवर्त क्रिया है, वो भी बायोलॉजी से कनेक्ट हो जाती है। इनके लिए आपको कहीं से स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, ये इनेट रहती है, आपकी हेरिडिटी से कनेक्ट होती है। तो बायोलॉजिकल जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? अधिगम। अधिगम नहीं, अधिगम का मतलब होता है आपके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, अगर वो प्रैक्टिस से, अगर आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है बेटा वो प्रैक्टिस से या अनुभव से आता है, एक्सपीरियंसेस से व प्रशिक्षण के माध्यम से आएगा, तो उसे अधिगम कहा जाएगा। तो मैच्योरिटी या मैच्योरेशंस, ये दोनों एक ही ऑप्शन से इसको कट कीजिएगा। मैच्योरेशंस तो परिपक्वन, परिपक्वता इसके लिए एकदम सही उत्तर रहेगा। मैं आपको परिपक्वता के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं बेटा। मैच्योरेशंस होता क्या है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। मैच्योरेशंस का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशंस की अगर बात करें तो मूलतः ये शब्द हेरिडिटी या कहें तो आनुवांशिकता से कनेक्टेड है। आनुवांशिकता से, आपकी बायोलॉजी से, या कहें तो व्यक्ति के जैविक विकास से कनेक्टेड है। जैविक विकास का मतलब उन विकासों को शामिल किया जाता है जिनको सीखने की आवश्यकता नहीं होती। एक बच्चा चलना सीख जाता है लेकिन उसके लिए कुछ उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। एक बच्चा बात करें तो दौड़ना भागना सीख जाता है, वहां उसे कुछ स्पेसिफिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसी को कहा जाता है व्यक्ति में जैविक विकास, इसको कहा जाएगा। यह हेरिडिटी का कनेक्शन किससे बेटा? आपका हेरिडिटी या आनुवांशिकता से। हेरिडिटी की अगर बात की जाए तो बेटा ये एक जन्मजात होती है, व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात आती है, जिसको कहा जाता है हेरिडिटी। और हेरिडिटी का योगदान बच्चे के विकास में, हेरिडिटी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे बेटा? अर्नोल्ड गेसेल। आपको नाम याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण नाम है, जिनका नाम है अर्नोल्ड गेसेल। गेसेल साहब ने बताया था कि बच्चे के, इन्होंने ओवरऑल मैच्योरेशंस नामक वर्ड को प्रतिपादित किया था कि ये जो वर्ड है बच्चे के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप याद रखना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपकी आनुवांशिकता का अधिगम से क्या संबंध है। अधिगम का मतलब क्या होता है बेटा? अधिगम का मतलब होता है आपके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। बट वो परिवर्तन आएगा कैसे? वो परिवर्तन यदि प्रशिक्षण के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आता है, उसी को कहा जाता है अधिगम। आनुवांशिकता का मतलब व्यवहार में आने वाले चेंजेस तो है। जैसे एक बच्चा चलना सीख जाता है, क्या चलना सीखना उसका व्यवहार परिवर्तित है अथवा नहीं है? तो चलना सीखना, नहीं चलने सीखने से एक व्यवहार परिवर्तन की सीरीज है। बट वो जो परिवर्तन आता है वो बच्चे ने सीखा नहीं है, वो उसके परिपक्वता से आता है। एक जैसे मैं आपको बात करूं, मैं इस कक्ष में कक्षा 6 के बच्चे को या कक्षा 5 के बच्चे को मनोविज्ञान नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो मैच्योरेशंस का संबंध आपके हेरिडिटी या बायोलॉजी से होती है। अगर बात करें आनुवांशिकता और हेरिडिटी का संबंध कैसा है, कि भाई व्यक्ति को आनुवांशिकता या व्यक्ति को, यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? वी विल डिस्कसिंग अबाउट द मैच्योरेशंस एंड लर्निंग। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैच्योरेशंस एंड लर्निंग? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होता है? अगर बात करें व्यक्ति को मैच्योर होने के लिए या मैच्योरेशंस के लिए, परिपक्व होने के लिए क्या लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी? क्या व्यक्ति को मैच्योर होने के लिए, अगर व्यक्ति को मैच्योर होना है तो क्या वो उसे सीखने की आवश्यकता पड़ेगी? तो मैच्योर होने के लिए लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती। बट अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाह रहे हो, आप किसी चीज को सीखना चाह रहे हो, तो उसके पहले आपको क्या होना पड़ेगा भाई?
मेच्योर होना पड़ेगा। ओवरऑल इनका रिलेशनशिप इस प्रकार का है कि मेच्योरेशंस के लिए सीखने की या लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती, बट अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाह रहे हो उससे पहले ये निश्चित हो जाए कि आपको परिपक्व होना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर बात करूं तो एक 3-4 साल का बच्चा कार या बाइक नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो परिपक्वता के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जन्मजात होता है, आपकी आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ रहता है। बट अगर आपको कोई चीज सीखनी है या आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए पहले आपको मैच्योर होना पड़ेगा। इस प्रकार इन दोनों का कनेक्शन रहता है। बात करें अधिगम पे, पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण में रहकर व्यक्ति सीखेगा। वहीं आनुवांशिकता या मैच्योरेशंस पे आपका पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये जन्मजात होता है, इनेट होता है। तो अब एक बार आप क्वेश्चंस को देखिएगा कि कौन सा रहेगा कि किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मैच्योरेशन। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि वोट टर्म डिनोट, क्वेश्चंस लिखा हुआ है वोट टर्म डिनोट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेल्युएशंस एंड इंडिविजुअल मैक्स अबाउट द सेल्फ। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द के रूप में डिटरमाइन किया जाता है। कि भाई कोई जो व्यक्ति है अपने बारे में बताता है कि भाई मेरे ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरे कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स है, तो उन चीज़ों के बारे में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, या फिर अपने बारे में जो मूल्यांकन किया जाता है उस चीज़ को क्या कहा जाएगा। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ सेंटर्डनेस या सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, तो इसका टिक लगा ऑलरेडी लो है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है स्वयं के बारे में, स्वयं के नेगेटिव, स्वयं के जो बेटा नेगेटिव पॉइंट है और स्वयं के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में अगर कोई व्यक्ति जानता है, उनको बखान कर पा रहा है, उनको एनालाइज कर रहा है, उसी को कहा जाएगा सेल्फ स्टीम। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है बेटा स्वयं की जो क्षमताएं हैं। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है स्वयं की क्षमताओं पर ट्रस्ट होना, स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास रहना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर बात करें तो ये बेटा बांडुरा की जो थ्योरी है, अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये जो वर्ड है ये सामाजिक अधिगम से जुड़ा हुआ है। याद रखना ये जो सिद्धांत है बेटा वो बांडुरा का एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो जो सेल्फ एफिकेसी वर्ड जो लिखा हुआ है वो अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब क्या होगा, स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास। नोट डाउन कर लेना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि भाई स्वयं की एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना। एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि भाई आप पढ़ाई आपने डिसाइड किया है कि कल से मैं लाइब्रेरी जाऊंगा और 8 घंटे पर डे पढ़ूंगा, और अगर आप ऐसा करने लगे इसका मतलब ये हुआ कि आप एक हाई सेल्फ एफिकेसी वाले पर्सन हो। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है स्वयं की एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना। जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की हैबिट है, कोई व्यक्ति ज्यादा स्मोक करता है, उसको स्मोकिंग की हैबिट है, अगर उसको स्मोक करने की हैबिट है और वो डिसाइड करता है कि भाई मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, कल से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, और वो व्यक्ति नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को खुद की एबिलिटीज पे ट्रस्ट है और इसी चीज को कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी। अगर किसी व्यक्ति को स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास रहेगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर पाएगा, इसी चीज को कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन को ठीक प्रकार से समझा दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, विच साइकोलॉजिस्ट कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? अ लिटिल बॉय कॉल्ड अल्बर्ट। एक थ्योरी है जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। इस थ्योरी के बेस्ड पर एक साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने एक छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका नाम क्या था? किस मनोविज्ञान ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक पर शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किया? तो मैं आपको पहले देखो, एक व्यक्ति है जिनका नाम है वॉटसन। वॉटसन ने क्या किया बेटा? वॉटसन ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसको या क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को प्रतिपादित तो पावलाव ने किया था। इस थ्योरी को या सिद्धांत के जनक कौन है? तो इस क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है सीखने में शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित पावलाव ने किया था, बट उस सिद्धांत के आधार पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है वॉटसन। वॉटसन और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रेनर। वॉटसन और रेनर ने मिलकर क्या किया, एक छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। वॉटसन और रेनर ने मिलकर एक छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस छोटे बच्चे का नाम था बेटा अल्बर्ट। उस छोटे बच्चे का नाम क्या बेटा? अल्बर्ट था, जॉन अल्बर्ट। उस छोटे बच्चे का नाम था जॉन अल्बर्ट। उन्होंने अल्बर्ट पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट था क्या? आप एक्सपेरिमेंट समझो कि भाई वॉटसन को बेटा व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, और रेनर इनकी पत्नी थी। इन्होंने मिलकर एक बालक था जिसका नाम था अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। कैसा प्रयोग था? ये जो थे
इनका एक बच्चा था अल्बर्ट, इसको खरगोश से डरना सिखा रहे थे। भाई ये काफी ज्यादा खरगोश के क्लोज्ड था, ये चाहते थे कि ये खरगोश से डरना सीख जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत था जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके आधार पर ही इन्होंने इस बच्चे को डरना सिखाया। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट था क्या। देखो बेटा, अल्बर्ट ने क्या किया, जॉन वॉटसन और रेनर ने क्या किया, ये जो बच्चा था अल्बर्ट, अल्बर्ट जो बालक था एक, ये क्या करता था बेटा, खरगोश के साथ में काफी ज्यादा खेलता था, खरगोश के साथ में ये काफी ज्यादा अच्छी मित्रता थी। वॉटसन चाहता था कि इस खरगोश से डरना सीख जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन क्या किया कि भाई खरगोश को इन्होंने, ये खरगोश को पास में लेके आए। खरगोश को जब पास में लेके आए तो कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, एक तेज ध्वनि या तेज साउंड उत्पन्न किया। क्या किया, खरगोश को देने के बाद में एक तेज साउंड, एक बहुत ही ज्यादा तेज साउंड को उत्पन्न कराया किसी भी यंत्र के माध्यम से। तो बच्चा एकदम डर गया और रोने लगा। फिर अगले दिन क्या हुआ कि अल्बर्ट को खरगोश दिया गया और उसके कुछ समय बाद बहुत तेज आवाज आने लगी, तो बच्चा फिर डर गया। ये काम कई दिनों तक किया गया कि अल्बर्ट को, पहले अल्बर्ट जो बच्चा था, अल्बर्ट के पास में क्या किया जाता था बेटा, खरगोश लाया जाता था, और खरगोश के बाद में एक तेज साउंड आती थी जिससे बच्चा डरता था। तेज साउंड के बाद बच्चा डरने लगता था। ये जब घटना कई बार घटित हुई, फिर एक दिन क्या हुआ, खरगोश जब बच्चे के पास में आया तो खरगोश को देखकर ही बच्चा रोने लगा और उससे दूर भागने लगा, क्योंकि उसको पता है कि खरगोश के जस्ट बाद एक तेज आवाज आएगी जिससे बच्चा डरता था। तो हुआ क्या, ये घटना जब कई बार घटित हो गई तो फिर बच्चा खरगोश से ही डरने लगा, खरगोश को देख के रोने लगता था। क्यों, अगर खरगोश पास में आएगा तो तेज आवाज आएगी जिससे बच्चा डर जाता था। और इस प्रकार उन्होंने फाइनली अल्बर्ट को खरगोश से डरना सिखा दिया। तो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था। तो इसका प्रतिपादक कौन था भाई, किसने प्रयोग किया था क्लासिकल कंडीशनिंग पर, बीएफ स्किनर नहीं। बीएफ स्किनर की अगर बात की जाए तो बीएफ स्किनर ने तो कौन सा सिद्धांत दिया था, बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखना, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। वहीं थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एल थॉर्नडाइक है। इवाल पेट्रिक पावलाव की बात करें तो पावलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी प्रतिपादित की थी, बट उस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था छोटे बच्चे पर, वो किया था जॉन वॉटसन के द्वारा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इन केस ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। क्वेश्चन पूछा गया है एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन या फिर बात करें तो बहिर्मुखी व्यक्ति के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेटा जुंग साहब ने, ये व्यक्तित्व से जुड़ा एक टॉपिक है। व्यक्तियों को दो भागों में बांटा, एक भाग रहता है व्यक्ति का कौन सा, जिसको कहा जाएगा अंतर्मुखी बालक। अंतर्मुखी का मतलब होता है इंट्रोवर्ट, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। वहीं ये दूसरा बालक रहेगा बहिर्मुखी का मतलब रहता है बेटा एक्सट्रोवर्ट। अब ये बालक होते कौन है, ये कौन कैसे व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब रहेगा ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करेंगे, ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करते हैं। ये कम बातचीत करना पसंद करते हैं, कम बोलचाल रहता है, ये मिलना जुलना, लोग बागों से कम मिलना जुलना पसंद करेंगे। ओवरऑल ये क्या रहेंगे, अकेले रहना, अलोन इनको रहना पसंद है। ये ज़्यादा सोशल नहीं रहते, ज़्यादा सोशल ये नहीं रहेंगे, सोसाइटी के ज़्यादा सामाजिक नहीं रहेंगे, इनके दोस्त कम रहेंगे, इनका नेचर फ्रेंडली नहीं होता। इनका नेचर कैसा रहता है बेटा, ये फ्रेंडली नहीं रहते, ये अपने आप में अकेला रहना पसंद करते हैं। वही बहिर्मुखी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जल्दी से दोस्त बना लेते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये व्यक्ति क्या रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करेंगे, समूह में रहना पसंद करेंगे। वहीं अगर बात करें तो ये बोलचाल क्या रहता है बेटा, इनका बोलचाल जो रहता है ये ज़्यादा बातचीत करते हैं, सभी लोगों से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ये हेल्पिंग नेचर के रहेंगे, आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति को बहिर्मुखी बालक कहा जाएगा, जो कि ज़्यादा व्यक्तियों में घुलना मिलना पसंद करेंगे। और ये वर्गीकरण किसने किया गया था बेटा, जुंग के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। और उस वर्गीकरण का आधार था मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल टाइप इसको कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है कि जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बालकों को किस आधार पे बांटा, तो मनोवैज्ञानिक आधार पे बांटा। एक बच्चा अंतर्मुखी रहेगा अगर वो खुद में ही रहेगा, दूसरों से बातचीत नहीं करेगा, बहुत ही कम लोग उसके दोस्त रहेंगे, अकेला रहना पसंद करता है, ज्यादा उससे लोग बागों से मतलब नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा अंतर्मुखी बालक। वहीं बहिर्मुखी की अगर बात की जाए तो बहिर्मुखी बालक क्या रहता है, सोशल रहता है, फ्रेंडली रहता है, लोग बागों से ग्रुप का एक लीडर रहता है। आपने देखे होंगे आपकी सोसाइटी में बहुत सारे अंकल्स होते हैं जो हर छोटी छोटी बात में आपके घर आ जाते हैं, या क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि भाई हर काम में आपकी हेल्प करने को रेडी रहेंगे, उनको कहा जाएगा बहिर्मुखी टाइप के व्यक्ति। तो एक बार क्वेश्चन देखिएगा कि बहिर्मुखी के मामले में कौन सा कथन सही होगा। बहिर्मुखी की बात पूछिए तो देखो,
उनकी सामाजिक परिस्थितियां उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देती है, कि भाई जो सामाजिक सोशल सिचुएशंस आती है वहां पर उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम मुझे सही नहीं लगता कि भाई सामाजिक परिस्थिति में तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी में रहना तो काफ़ी पसंद है, तो सोसाइटी में तो वो एक्टिव रहेंगे। इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन गलत है। दे गेन एनर्जी फ्रॉम सोशल सिचुएशंस, वो एनर्जी प्राप्त करेंगे, या कहें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे सामाजिक सिचुएशंस में। काफ़ी ज़्यादा अगर वो व्यक्ति एक्टिव रहता है तो उसे बहिर्मुखी कहा जाएगा। तीसरा देखते हैं, दे कैन एनर्जी फ्रॉम विथिन, विथिन मतलब उनके अंदर ऊर्जा रहती है, मतलब वो खुद में रहना पसंद करते हैं। खुद में रहने वाले व्यक्ति को अंतर्मुखी बालक कहा जाता है, ना कि बहिर्मुखी। दे प्रेफर वर्क अलोन, अगर कोई व्यक्ति अकेले काम करना पसंद करता है तो उसे अंतर्मुखी की श्रेणी में रखेंगे, ना कि बहिर्मुखी की श्रेणी में। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन एकदम ठीक रहेगा। दे गेन एनर्जी फ्रॉम सोशल सिचुएशंस, इसका मतलब रहेगा कि वो सोसाइटी में रहना ज्यादा पसंद करेगा, सोशल सिचुएशंस में या सोशल ग्रुप में लोग बागों से बातचीत करने में उसको ज्यादा मजा आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया के लक्षण कौन से हैं? तो पहले मैं आपको डिस्प्रेक्सिया के बारे में बता देता हूं, या फिर बात करें एक व्यक्ति थे, ये टॉपिक है बेटा जिसको कहोगे आप लर्निंग डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये प्रत्येक टीचिंग एग्जाम के लिए, रीट मेंस के भी लिए महत्वपूर्ण है। इसका लर्निंग डिसएबिलिटी या लर्निंग अक्षमता जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था बेटा सैमुअल क्रिक के द्वारा। सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले लर्निंग अक्षमता शब्द का उपयोग किया। अगर बात करें तो ये किस प्रकार की डिसऑर्डर है बेटा? ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। याद रखना है कैसे डिसऑर्डर है ये, न्यूरो डेवलपमेंट। ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके तंत्र का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, आपके न्यूरॉन्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपकी जो न्यूरॉन सेल्स रहती है, न्यूरॉन सिस्टम रहता है, उसमें कहीं ना कहीं वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाता। इस वजह से इस प्रॉब्लम को कहा जाएगा न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अगर बात करें तो डिसऑर्डर में मैं आपको कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बता देता हूं। जैसे एक डिसऑर्डर रहेगा डिसलेक्सिया। क्या रहेगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ये आपकी रीडिंग डिसऑर्डर है बेटा। कैसा डिसऑर्डर है? रीडिंग डिसऑर्डर, इसको बोला जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है बेटा? बी को क्या पढ़ता है? डी पढ़ेगा। ओवरऑल वो अपने ब्रेन में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस कर लेता है कि वो बी को डी पढ़ने लगता है। अगर पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया है। बात करूं मैं तो वो सो को क्या पढ़ेगा बेटा? वोस पढ़ेगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहा जाएगा डिसलेक्सिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन देखा था बेटा कल एक पेपर में, WRS बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार बना लो, जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम्स में, ये 200% पूछा जाएगा। स्टार बना लो, इस पे IMP लगा लो। WRS है क्या? WRS का मतलब होता है द विल्सन रीडिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है WRS का, द विल्सन रीडिंग सिस्टम। एक व्यक्ति थे डॉक्टर विल्सन। विल्सन ने क्या किया? डिसलेक्सिया को कम करने के लिए या फिर पढ़ने की क्रिया को या पढ़ने की स्किल्स को डेवलप्ड करने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको कहा जाता है द विल्सन रीडिंग सिस्टम। इसका ओवरऑल क्या काम है बेटा? ये पठन विकार को ठीक करेगा। ये पढ़ने की जो प्रॉब्लम है ना उसको ठीक करने का इसका मुख्य काम है। या फिर आपकी जो रीडिंग एफिशिएंसी को क्या करेगा बेटा? रीडिंग एफिशिएंसी या पठन दक्षता को बढ़ाएगा। इसका मेन काम है ये आपकी रीडिंग डेफिशिएंसी को या एफिशिएंसी को, पठन की क्षमता को इंक्रीज करेगा, और इसी चीज को कहा जाता है डिसलेक्सिया। वहीं अगर मैं बात करूं एक दो डिसऑर्डर्स की ओर बात कर लेते हैं बेटा, जिसका नाम है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया की अगर मैं बात करूं बेटा, डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ आप बनाते हो पेपर्स में, इस प्रकार का ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ का इसका संबंध रहता है बेटा लेखन विकार से। ये एक प्रकार का लेखन विकार है, ये लिखने से संबंधित समस्या है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? बच्चा बी को डी लिखता है ना कि पढ़ता है, बी को डी लिखेगा। अगर लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो इट्स कॉल्ड डिसग्राफिया, एंड इट इज रिलेटेड टू रीडिंग डिसऑर्डर, देन इट विल कॉल्ड द डिसलेक्सिया। एंड बच्चा क्या करेगा बेटा? शो को क्या लिखेगा? शो को वोज लिखता है, राइट करता है। अगर राइट करेगा तो इट इज कॉल्ड डिसग्राफिया। बात करें एक डिसऑर्डर और है जिसको कहा जाएगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया की बात करें तो ये गणित से संबंधित प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल्स। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? गणित में कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा, ये गणनाओं से संबंधित एक समस्या है। या बात करें तो ये संख्याओं से संबंधित एक प्रॉब्लम है जिसको कहा जाएगा डिसकैलकुलिया, क्योंकि कैलकुलेशंस में अपने आप वर्ड छुपा है। क्या छुपा है आपका? डिसकैलकुलिया। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको कहा जाएगा डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है? अपनी बॉडी पर, ये बॉडी पर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चा अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाता। बच्चा क्या करता है? अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपनी शरीर पर समन्वय स्थापित
नहीं कर पाता, यहाँ पे बच्चा अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं बात बताऊं, जैसे मैं लिख रहा हूं तो बच्चा पेन पकड़कर लिख नहीं पाएगा, अपने शर्ट की बटन नहीं लगा पाएगा, अगर नीचे फुटबॉल रखी तो उसमें किक नहीं मार पाएगा, तो ये चम्मच से खाना नहीं खा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके न्यूरॉन्स में दिक्कत है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया, और ये आपके बॉडी से रिलेटेड, शरीर के संतुलन से संबंधित एक समस्या है। आप क्वेश्चंस को देखिएगा बेटा, क्वेश्चंस क्या था, देखो एक बार प्रश्न को। क्वेश्चन था कि डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में एक है, देखते हैं, बर्तनी, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग को समझने में समस्या है तो कहीं ना कहीं बेटा वो रीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको कहा जाएगा डिसलेक्सिया। तो बच्चे को डिसलेक्सिया तो है नहीं। वहीं अगर बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, इसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। वहीं अगर अगले प्रश्न पे बढ़े, प्रॉब्लम इन होल्डिंग पेन इन राइटिंग, बच्चे को पेन को होल्ड करने में, बच्चा पेन को पकड़ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो डिस्प्रेक्सिया का शिकार है। तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन से, इसको कहा जाएगा डिस्प्रेक्सिया। वहीं अगर बात करें तो भाषा के उच्चारण से संबंधित समस्या है, तो यहां पे बेटा एक अलग प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं ASD। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं कि आफ्टर एक्सपेक्ट ऑल द चिल्ड्रन एज 4, एक पिता 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखे, ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एक पिता अपने 6, 4 और 12 वर्ष के आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखे, ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? कि भाई किस सिद्धांत से संबंधित, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ये क्वेश्चंस कनेक्टेड है, विकास अलग अलग दर से होता है, कि हर बच्चे का विकास अलग अलग रेट से होता है। 6 वर्ष का बच्चा अलग है, 12 वर्ष का अलग अच्छा है, 6 वर्ष का 4 वर्ष का बच्चा अलग है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए रहेगा, बट क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक्स है। अगर बात करें डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर विकास का सिद्धांत चलता है, तो ये वाला ऑप्शन इससे कनेक्ट करता ही नहीं है। अगला डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बच्चे के विकास में परिपक्वता और अधिगम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। बच्चे के विकास में परिपक्वता, बच्चे के विकास के लिए परिपक्व होना जरूरी है, जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं होगा उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और बच्चे के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहते हैं, जैसे अगर शारीरिक क्षेत्र की बात की जाए तो शारीरिक क्षेत्र के विकास में परिपक्वता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे की हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, वहां परिपक्वता का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे की संज्ञान की बात की जाए, उसके सामाजिक विकास की बात की जाए, तो वहां अधिगम का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार बच्चे के विकास में परिपक्वता और अधिगम का प्रभाव रहता है, बट ये यहां कनेक्ट नहीं करता। डेवलपमेंट प्रोसीड कंटिन्यू, इन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, हम भी जानते हैं कि विकास कहां से कहां तक चलता है, बूम टू टॉम चलता है, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलेगा। याद रखना, बच्चे का विकास गर्भ से शुरू हो जाता है, ना कि जन्म के बाद से। तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, बट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज काफी ज्यादा समझ में आ रही होगी, और सभी बच्चों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक टीचिंग एग्जाम्स में फायदा मिले। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये जो सीरीज है, मैं सीरीज को लगभग 60 से 70 क्लासेस में रिकॉर्ड करूंगा, और इन 60 से 70 क्लासेस में आपको 200% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके रीट के मेंस के एग्जाम्स में, जितने भी टीचिंग्स के एग्जाम्स हैं, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।